सामने दिया। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और हायर एजुकेशन श्री रोहित कंसल, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री आलोक कुमार, जीएडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनोज द्विवेदी, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन राहुल पांडे, सभागार में उपस्थित स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट तथा काउंसिल के हमारे सभी सहयोगी, मीडिया के मित्रों, 2022 में प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाते पहली बार हम सब मिल रहे हैं। कई अवसरों पर आपसे कार्यक्रमों में मुलाकात हुई। जब स्पोर्ट्स पॉलिसी अप्रूव किया था काउंसिल ने, उसी समय सोचा गया था कि विस्तार से इस पर चर्चा की जाए। किन्हीं कारणों से नहीं हो सका। मुझे लगता है कि पब्लिक डोमेन में स्पोर्ट्स पॉलिसी को लेकर के काफी चर्चाएं हुई और आप सबने भी इस पर विस्तार से लिखा है। मोटे तौर पर ऐसी कोई बात मैं नहीं बताने जा रहा हूं जो जानकारी में नहीं है। पॉलिसी प्रिंट कराई है प्रशासन ने, वो बाहर रखी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप सबको प्रति उसकी उपलब्ध करा दी जाएगी। थोड़ा देर हुई है। लंबे समय से बहुप्रतीक्षित जम्मू के लोगों का एक स्वप्न था कि तवी रिवर फ्रंट का काम वास्तविकता में बदले। आज उस काम का शुभारंभ हुआ है। 7 फरवरी को मैं श्रीनगर में था तो झेलम रिवर फ्रंट का काम उसी दिन शुरू हुआ था और आज 12 को जम्मू में तवी रिवर फ्रंट का काम भी शुरू हो गया है। मीडिया में कई तरह की खबरें आज छपी हैं अखबारों में। साबरमती के मॉडल पर है। ये सच है कि साबरमती रिवर फ्रंट के जो अध्यक्ष हैं श्री केशव वर्मा और वहां के जो म्युनिसिपल कमिश्नर हैं, उनकी पूरी टीम ने हमारी मदद की है इस परियोजना में। लेकिन साबरमती रिवर फ्रंट से कई सबक हमने सीखे और इसलिए जो छोटी मोटी गलतियां उसमें पहले हो गई थी, उनका सुधार हमने इस परियोजना में पूरी तरह से किया है। लंबे समय से हमारे जो खिलाड़ी हैं, प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, या जो हमारा नौजवान है जो अपनी प्रतिभा को खेल के माध्यम से निखारना चाहता था, उसके लिए बहुप्रतीक्षित थी ये स्पोर्ट्स पॉलिसी। और काफी गहन विचार करके, स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन करके, देश के दूसरे हिस्सों में जिस तरह की अच्छी पॉलिसी है उसको दृष्टिगत रखते हुए मेहनत से मैं कहूं कि स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई गई है और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी के साथ साथ पुरस्कार का भी प्रबंध किया गया। उसका विवरण उसमें मिल जाएगा, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। ओलंपिक, एशियाई, राष्ट्रमंडल, मैंने कॉमनवेल्थ, विश्व चैंपियनशिप या अनेक इस तरह की प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर सरकारी नौकरी और 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के पुरस्कार का भी प्रबंध किया गया है। हर वर्ष
जो उत्कृष्ट खिलाड़ी होंगे उनको 5 सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षकों माने कोचेज को भी हम सम्मानित करेंगे। मैं स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक बेहतरीन स्पोर्ट्स पॉलिसी जम्मू कश्मीर ने यहाँ के प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए बनाई है। इससे न केवल उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि उनका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। मैं यूथ और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स काउंसिल को विशेष रूप से धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि कोरोना के बावजूद जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट आयोजन करने में और खिलाड़ियों को अवसर देने के मामले में पूरे देश में हम नंबर 1 पर हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस नई स्पोर्ट्स पॉलिसी से स्कूल से लेकर डिवीजनल लेवल तक टैलेंट हंट के अभियानों में और तीव्रता आएगी। बाकी मुझे लगता है कि अब विवरण आप देख लेंगे तो 2-4 सामान्य बातें कह के मैं बात खत्म करूंगा, फिर आप सबसे रूबरू हुआ जाएगा। एक रूपनगर में अतिक्रमण हटाने की घटना को लेकर के काफी कुछ मीडिया में भी आया है और कुछ लोगों की भावनाओं को भड़काने की भी कोशिश की जा रही है। मोटे तौर पर रूल ऑफ लॉ जो कहता है उस हिसाब से कार्रवाई हुई है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। बावजूद इसके मैं ये बात कह सकता हूं कि अगर समाज में जो गरीब लोग हैं उनको ये प्रशासन पूरी तरह मदद करना चाहता है, लेकिन किसी को अगर जमीन आवंटित पहले से की गई है उस पर किसी को रहने का अधिकार भी नहीं दिया जा सकता है। पूरी संवेदना के साथ मैं आप सबके बीच ये बात कहना चाहता हूं कि जिनको आवंटन है उनको जमीन भी मिलनी चाहिए, और यदि गरीब लोग जो वहां किसी तरीके से रह रहे थे उसके लिए भी हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनके रहने बसने का इंतजाम शिद्दत से करने का भरोसा देते हैं। यहाँ हर बात में राजनीति आ जाती है। जिन लोगों ने कभी अनुसूचित जनजाति माने शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए पिछले 50 सालों में कुछ नहीं किया, वे भी बयान दे रहे हैं। मैं किसी के राजनीतिक भाषण और बयान पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं आज कि पिछले 1-1.5 वर्षों में ट्राइबल कम्युनिटी के लिए जो काम इस शासन ने, इस प्रशासन ने किया है, शायद 70 वर्षों में नहीं हुआ है। वो चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट का मामला है, इसके कारण उनके जीवन में आमूलचूल बदलाव आया है। सारी समितियां बनाना, इंडिविजुअल और कम्युनिटी राइट देना, उसके आंकड़े मेरे पास हैं, आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। 2 कार्यक्रमों में श्रीनगर, जम्मू मैंने स्वयं अपने हाथों से उन्हें सर्टिफिकेट दिया था। एक बड़ी समस्या सीजनल टीचर्स की थी। 4,000 रुपए वेतन पर काम करते थे, 10,000 रुपया अब उनका वेतन कर दिया गया। वहां के जो बच्चे हैं उनकी स्कॉलरशिप भारी संख्या में 28,000 से ज्यादा बच्चों को हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। 8 ट्रांजिट एकोमोडेशन के हॉस्टल शेड्यूल्ड ट्राइब बच्चों के लिए हमने बनाना शुरू किया है और आने वाले 6 महीने में पूरे हो जाएंगे। 100 स्मार्ट स्कूल प्रारंभ हो चुके हैं ट्राइबल बच्चों के लिए और 100 और हम आने वाले दिनों में बनाने जा रहे हैं। 73 करोड़ की लागत से क्लस्टर ट्राइबल मॉडल विलेज का काम इस यूटी में पहली बार प्रारंभ हुआ है और ट्राइबल युवाओं को हाई स्किल्स जॉब मिले, इसके लिए ट्रेनिंग का काम 500 युवाओं को हम ट्रेनिंग दे चुके हैं और 500 नए युवा ट्रेन करने की सूची हमारी अंतिम स्थिति में है। 60 गांवों में ट्राइबल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए काफी धन हमारे प्रशासन ने दिया है। जम्मू और राजौरी, जम्मू डिवीजन में 2 स्थानों पर ट्राइबल म्यूजियम बनाए जा रहे हैं
अनेक सूची है मेरे पास, अगर मैं चाहूं तो शायद 2-3 घंटा केवल ट्राइबल डिपार्टमेंट क्या कर रहा है इस पर मैं बोल सकता हूं, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसी को भी गुमराह होने की जरूरत नहीं है। यहाँ के हर व्यक्ति की और खासतौर से हर गरीब की, हर जरूरतमंद की चिंता करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी शिद्दत, संवेदना के साथ पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम जो कहेंगे उतना जरूर करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। अभी हमारे 2 जवान जो अरुणाचल के एवलांच में शहीद हो गए थे, देश के 7 जवान शहीद हुए थे, अभी उनका शव आया है। एयरपोर्ट से वो गांव की ओर, अपने घरों की ओर रवाना हुए हैं। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। अब तक जो कानून था, जम्मू कश्मीर का रहने वाला कोई सेना का जवान अगर शहीद होता था दूसरे प्रदेश में तो 4 लाख रुपए की सहायता दी जाती थी। यहां 5 लाख रुपए की अगर यहां होता था। हमसे लोग मिलते रहे, आर्मी के लोग भी, उनका जो संगठन है वो भी मिलता रहा है। उनकी मांग थी कि देश के दूसरे राज्यों में ये जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है। वो प्रक्रिया में था। मुख्य सचिव जैसे मुझे जानकारी मिली, मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि बस 1-2 दिन में फाइल आपके पास पहुंचने वाली है। हमने कहा कि 1-2 दिन नहीं, आज जो 2 शहीद हुए यहीं से शुरुआत करते हैं और ऐसे हर शहीद को, चाहे बाहर शहीद हो चाहे जम्मू कश्मीर, 25 लाख रुपया जम्मू कश्मीर प्रशासन देगा। एक भर्तियों को लेकर के बड़ी सारी चर्चाएं हो रही, मैं विवरण में नहीं जाना चाहता हूं, बस 2-3 बातें मुझे कहनी। पिछले दिनों एक फैसला किया गया है कि 31 अक्टूबर 2019 के पहले जो पद विज्ञापित थे, जिनके परिणाम नहीं आए हैं, मैं दोहरा रहा हूं, जिनके परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुए, माने जिनके रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए, उनको हम वापस ले रहे हैं। कारण मुख्य रूप से 4 कारण मैं बताऊंगा। कई ऐसे पद हैं जो 2004 में विज्ञापित हुए थे और 2022 में हम खड़े हैं, अभी तक 18 साल में नियुक्ति नहीं हो पाई थी। रिक्रूटमेंट के सारे नियम बदल गए, डोमिसाइल लोगों को मिल गया, भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए रिजर्वेशन की व्यवस्था यहां जम्मू कश्मीर में हो गई और लद्दाख अलग होने के बाद अनेक पद लद्दाख को दे दिए गए। स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं, जो पद वापस लिए गए हैं उन्हें आने वाले 2 महीने में हम विज्ञापित करने वाले हैं और तीव्र गति से, जिस तरह से 11,000 भर्तियां हमने की हैं पिछले 1 वर्ष में, उससे ज्यादा आंकड़ा है, मैं द्विवेदी जी बताएंगे, वैसे ही आने वाले समय में शीघ्रातिशीघ्र इन भर्तियों को करेंगे। एक प्रश्न उठता है कि जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था उनका क्या होगा, उनका दोष क्या है? 1 टाइम रिलैक्सेशन उन्हें देंगे और पूरी तरह पारदर्शी तरीके से। मुझे एक बच्ची मिलने आई थी कठुआ की, निशा शर्मा, मिठाई लेकर के आई थी। मुझे बताया गया कि एक बच्ची है बाहर खड़ी है, मिलना चाहती है। मैंने कहा बुला लो। तो उससे मैंने पूछा, तो उसने कहा साहब हमने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था यहां बिना रसूख के भी नौकरी मिल सकती है। मेरे पिता तो सब्जी का ठेला चलाते थे और आज मैं जम्मू कश्मीर में अधिकारी बन गई, वो भी आधा किलो मिठाई लेकर के आई थी। मैं समझता हूं ये स्वप्न में भी जम्मू कश्मीर में संभव नहीं था। पूरी तरह से पारदर्शी व्यवस्था के आधार पर, योग्यता के आधार पर। और मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि जो भी नियुक्तियां हुई जम्मू कश्मीर बैंक में या एसएसबी और पब्लिक सर्विस कमीशन में, एक भी नियुक्ति पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। एक चतुर्थ श्रेणी के पद हमने विज्ञापित किए थे। सामान्य रूप से जितने पद हमारे होते हैं, जैसे 5,000 मान लीजिए लोगों को 5,000 पोस्ट है हमारे पास, तो हम 4 गुना 5 गुना इतने लोगों को ही बुलाते हैं। तो जितने पद हमारे पास थे उस हिसाब से
4 गुना 5 गुना लोगों को बुलाया गया। अब उसमें कई लोग ऐसे निकले जो उधमपुर में भी नौकरी पा गए थे, डोडा में भी पा गए थे। तो जहां 8,000 पद भरने थे, 8,500 हम 5,000 ही भर पाए, 5,500। तो एक फैसला यह भी हमने किया कि उसी मेरिट के आधार पर जो शेष 3,000 पद हैं उन्हें भी हम 2 महीने में भर देंगे, ताकि जो बेरोजगार हमारे युवा साथी हैं उन्हें नौकरी का मुकम्मल प्रबंध हो जाए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी आप सब जानते हैं, कई बार मैं बोल चुका हूं। जब पॉलिसी लॉन्च की थी तो उस समय अनुमान हम सबका था कि मोटे तौर पर 25 से 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पूरे जम्मू कश्मीर में आएगा। जिस तरह का रिस्पांस है इंडस्ट्री का, और केवल देश की इंडस्ट्री का नहीं, बाहर की इंडस्ट्री का, आज मैं इस सभागार में आपको जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि ये इन्वेस्टमेंट 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का होने वाला है। फिर मैं दोहराता हूं, मोर देन 70,000 करोड़। जब से जम्मू कश्मीर बना, भारत आजाद हुआ, तब से लेकर अब तक कुल इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में 14,623 करोड़। और 2022 में हम खड़े हैं। 2024 जब शुरू होगा तो 69,000 करोड़ नहीं होगा, 70,000 करोड़ से ज्यादा होगा। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। कल आर्सेलर मित्तल के लोग आए थे मेरे पास। स्टील सेक्टर में दुनिया के जो 4-5 बड़े समूह हैं उनमें उनका नाम है। उनके डायरेक्टर आए थे, उनके CFO आए थे। कल जम्मू में उन्होंने अपना शोरूम खोला। अभी तक उनकी स्टील ब्रोकरेज के माध्यम से मिलती थी। और मैं बताना चाहता हूं कि यूरोप के देशों में या दुनिया के उन देशों में जहां ठंड बहुत पड़ती है, बर्फबारी होती है, दुनिया की 4-5 स्टील कंपनियां हैं जो रूफिंग सॉल्यूशंस देने में सबसे विश्वसनीय मानी जाती हैं। उनमें एक आर्सेलर मित्तल भी है। खासतौर से हमारे यहां जम्मू कश्मीर में ऐसी आवश्यकता हमारी थी। जो घर हमारे हैं लकड़ी के हों, कंक्रीट के हों, ठंड में ज्यादा ठंड, गर्मी में ज्यादा गर्मी। मुझे लगता है उसका एक, कल आए थे हमसे मिलने के लिए, चर्चा हुई। उन्होंने कहा साहब अभी हमारी प्रेजेंस प्रारंभ हुई है, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को अस्थायी और दुनिया का बेहतरीन रूफिंग सॉल्यूशन भी प्रदान करेंगे। उस दिशा में जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। दुबई पर आप सबने बहुत लिखा है, मैं जाना नहीं चाहता हूं उसमें। एक होम स्टे ओयो होटल ग्रुप का नाम आप सबने सुना है, आप लोगों ने लिखा भी है। अनंतनाग के पहलगांव में ये शुरू हुआ है, लेकिन उधमपुर, डोडा, अनेक जिलों में ये काम हम माने युवा जो भी हैं इस काम को करें। ओयो प्लेटफॉर्म उनके लिए उपलब्ध है। मिशन यूथ की ओर से जो नौजवान अपने घर का एक कमरा इसके लिए बनाएगा, न्यूनतम 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता जम्मू कश्मीर प्रशासन देगा। जरूरत होगी तो इस राशि को हम आगे बढ़ाएंगे भी। न्यूजीलैंड के साथ एक अभी MOU हमने साइन किया है। और आप सब जानते हैं कि सीप हस्बेंड्री के क्षेत्र में वहां की तकनीक दुनिया की विकसित तकनीक मानी जाती है। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद यहाँ जो भेड़ उत्पाद हम कर रहे हैं उनकी मार्केटिंग और मूल्यवर्धन, इसमें काफी सुधार आएगा। और मोटे तौर पर 10 लाख परिवार हैं यहाँ, 10 लाख से ज्यादा, जिनकी आजीविका इस पर निर्भर करती है। हमारे जो आर्टिजन्स हैं, खासतौर से हस्त निर्मित कालीन और मशीन निर्मित कालीन का भेदभाव करने में लोगों को दिक्कत होती थी। तो कालीनों के प्रमाणीकरण और लेबलिंग की प्रामाणिकता को भी हमने सुनिश्चित किया है ताकि एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सके। QR कोड हमने जारी किया, पूरा विवरण मिल सकता है। एक समय था जब 2000 करोड़ का कालीन यहां से एक्सपोर्ट होता था, घटते घटते हम 150-200 करोड़ पर आ गए। मुझे लगता है जो फैसले हमने किए हैं, 3 साल में 1000 करोड़ से ज्यादा का निर्यात हम जरूर कर लेंगे। 5 साल में 2000 करोड़ का लक्ष्य
हम पार करेंगे, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। कोविड का मैनेजमेंट हो या वैक्सीनेशन, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने, डॉक्टरों ने और प्रशासन के हमारे साथियों ने और जम्मू कश्मीर के नागरिकों ने भी और मीडिया के साथी भी, मैं समझता हूं कि काफी अच्छी स्थिति में हमने काम किया है। वैक्सीनेशन में आज देश में जम्मू कश्मीर एक उदाहरण बनकर के उभरा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेडेशन में भी ढेर सारे काम हुए, आज मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। स्कूल कॉलेज अब खोलने का समय आ गया है। कल जब बैठक कर रहे थे तो उसमें हम सब ने आपस में चर्चा की है। 9th, 10th, 11th, 12th ये क्लासेस बीच में चले थे, लेकिन बाकी क्लासेस 2 साल से नहीं चले। जिला मजिस्ट्रेट माने डीसी और वहां के एजुकेशन अफसर, दोनों डिवीजन के डिविजनल कमिश्नर को एम्पावर किया गया है। कश्मीर डिवीजन में अभी विंटर हॉलीडेज है 1 मार्च से, और जम्मू डिवीजन में 9th, 10th, 11th, 12th अति शीघ्र अपने अपने जिले में जिलाधिकारी डीसी घोषित कर देंगे और बाकी सभी कक्षाएं मैं उम्मीद करता हूं किसी हफ्ते, आज सोमवार मंगल से शुरू हो जाएंगी। बाकी कक्षाएं भी अगले सोमवार से सभी स्कूल कॉलेज पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएंगे। हम इस पीड़ा को समझते हैं, अभिभावकों के भी और बच्चों के भी। 2 साल उनके लिए निश्चित रूप से बहुत ही खराब रहा है। हम कोशिश करेंगे अपने उच्च शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो हमारे अध्यापक हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, पूरी शिद्दत से कि 2 साल में जो कमी आई है उसे व्यवस्थित ढंग से मेहनत करके बच्चों के भविष्य को बनाने में हम सब योगदान दे सकें। टूरिज्म की अगर मैं बात करूं तो आप सबको मालूम है कि देश में सबसे ज्यादा हाईएस्ट टूरिस्ट फुटफॉल जम्मू कश्मीर में रहा है। अनेक टूरिस्ट डेस्टिनेशन और हेरिटेज डेस्टिनेशंस के रिवाइवल का काम हम कर रहे हैं। ई टेंडरिंग और ट्रांसपेरेंसी के कारण जहां प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं, वहीं मुझे लगता है कि लागत भी अब कम हुई है। 2018-19 में 9,229 9229 प्रोजेक्ट पूरे हुए थे और 20-21 में 21,943 और लागत पहले से 4,000 करोड़ रुपए कम। इस बार जो हम उम्मीद कर रहे हैं 21-22 में लगभग 45,000 परियोजनाओं के आसपास परियोजनाएं हम पूरा करेंगे और कम लागत में पूरा करेंगे। आपकी जमीन, आपकी निगरानी, 7 करोड़ 70 लाख रेवेन्यू रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में डाल दिए गए। लोग देख रहे हैं। मुझे लगता है कि 6.5 लाख नागरिकों ने अभी तक अपनी अपनी जमीन के कागजात देखे हैं। अब रिकॉर्ड में जो हेरा फेरी थी वो भी सामने आ रही है। लैंड डॉक्यूमेंट, पासबुक जारी करने का भी इंतजाम किया है और 3 भाषा में, यूनिक आईडी नंबर भी होगा और 3 भाषा, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, तीनों भाषाओं में लैंड रिकॉर्ड मौजूद रहेंगे। लैंड यूज चेंज की पॉलिसी भी एक बनाई है किसानों को एम्पावर करने के लिए और 180 सर्विसेज ऑनलाइन कर दी गई और उन्हें फीडबैक, नागरिकों के साथ फीडबैक सिस्टम के साथ हम जोड़ रहे हैं। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के काम का भी मंथली असेसमेंट प्रारंभ किया जा रहा है ताकि गुड गवर्नेंस की जो कल्पना है उसे मूर्त रूप दिया जा सके। मोटे तौर पर कुछ प्रमुख बातें हमने आपके सम्मुख रखी हैं। एक और बात मुझे ये बतानी है कि आशा वर्कर जिन्होंने बहुत ही रिमार्केबल काम कोविड के 3rd वेव में किया है और वैक्सीनेशन में भी, तो आज हम उनके लिए भी ऐसी 12,789 12,789 अभी आशा वर्कर्स हैं जिनको 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 3 महीने
का इंसेंटिव आज हम अनाउंस करते हैं और एनएचएम को इस आशय के निर्देश दे दिए जाएंगे। मोटे तौर पर दो चार जो मुख्य बातें थीं मैंने आपके सम्मुख रखी हैं। धन्यवाद। स्पोर्ट्स के लिए अनाउंस किया गया था। तो हमारा पड़ोसी राज्य पंजाब सर, वहाँ छोटा सा शहर जलंधर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए माना जाता है पूरे देश भर में। क्या आपकी सरकार स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को क्या स्पेशल फोकस देगी सर जम्मू कश्मीर में सर, ताकि हमारे युवाओं के लिए और हमारी इकोनॉमी के लिए भी जो है वो बेहतरी हो सके? आप अखबार में है या प्रिंट मीडिया में? सर मैं प्रिंट में हूँ सर। किस? मैं यूएनआई से हूँ सर। जी सर यूएनआई से हूँ। यूएनआई? अच्छा, तो मैं निवेदन आपसे करूंगा कि हमारी जो न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम है एक बार जरा उसको डाउनलोड कर लीजिए। ज़्यादा नहीं, 15 मिनट लगेगा आपको, इससे ज़्यादा नहीं, 16वां मिनट नहीं लगेगा। मोटे तौर पर उसको देख लीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देश के किसी राज्य में जो इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, देश के किसी राज्य में जो इंसेंटिव दिए उससे बेहतर इंसेंटिव जम्मू कश्मीर दे रहा है। हमारे जो नियरेस्ट स्टेट है, पंजाब नहीं है इंसेंटिव के मामले, उससे भी 100% ज्यादा इंसेंटिव जम्मू कश्मीर दे रहा है। तो अगर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लोग आना चाहते हैं, उनका हम पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करते हैं। बैट यहाँ कश्मीर में बनता है। अब एक है कि इंडस्ट्री कौन सी आ रही है, विवरण मेरे पास नहीं है। मैं अपने इंडस्ट्री सेक्रेटरी से बात करूंगा कि क्या इस तरह की भी इंडस्ट्री आई है या आने वाली है, और निश्चित रूप से अगर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री आएगी तो उसके लिए जो जरूरतें होंगे वो जरूरी उपाय किए जाएंगे। सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि खिलाड़ियों, सवाल एक आदमी के लिए काफी है। सर मैं तेजिंदर, हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है। रिसेंटली अभी कश्मीर में 12वीं क्लास का 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आया है जिसमें एक लड़की जो है टॉप की है। उसके फेसबुक पोस्ट पे उस लड़की को ट्रोल किया जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं, थ्रेट दी जा रही है कि हिजाब नहीं पहन रहे हैं। तो इस हिजाब कंट्रोवर्सी को आप कैसे देख रहे हैं? और जम्मू कश्मीर में भी अब ये जो एक ये इंसिडेंट हुआ है, इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? मुझे दो बात कहनी है। धार्मिक भावनाओं का सम्मान और भारत का संविधान सर्वोपरि, ये दो बातें देश के हर नागरिक को ध्यान में रखनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने उस मामले में आज टिप्पणी की है। वो माननीय उच्च न्यायालय कर्नाटक के संज्ञान में भी है। इसलिए मुझे लगता है कि जो मामला सर्वोच्च न्यायालय विचार कर रहा हो, जिस मामले में कर्नाटक की पीठ ने फैसला दिया हो, इतना कहना मेरा काफी है। कश्मीर में श्रीनगर में घटना हुई थी, एक युवती पर तेजाब फेंका गया था। उसके इलाज का पूरा प्रबंध हमने किया है और वो चेन्नई में है। हमारा एक सीनियर अधिकारी वहां है, प्रतिदिन उसकी खबर हम ले रहे हैं। और एक बात कहना चाहते हैं कि अपराधी चाहे जो होगा, कानून जितना सख्त कार्रवाई की अनुमति देता है ऐसे मामले में उतनी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर मैं अशोक शर्मा हूं, दैनिक जागरण से। सर मेरा सवाल ये है कि स्पोर्ट्स पॉलिसी से पूरा जम्मू कश्मीर बड़ा उत्साहित है और कलाकार भी उम्मीद कर रहे हैं कि कल्चरल पॉलिसी जल्द उन्हें मिले। क्या इस पे कोई काम हो रहा है? हमारी दिक्कत यही है शर्मा जी कि जो मिलता है उसका धन्यवाद हम करते नहीं, अगली मांग पेश कर देते हैं। स्वाभाविक रूप से कलाकारों का भी प्रोत्साहन होना चाहिए। यहाँ की जो विरासत है जम्मू कश्मीर की, वो निश्चित रूप से कला और संस्कृति के क्षेत्र में बहुत ही समृद्ध और गौरवशाली इतिहास रहा है। हम जरूर इस पर विचार करेंगे, लेकिन पॉलिसी कोई एक दिन में नहीं बनती है। हमारे लोग उस पर काम कर रहे हैं और जब उचित समय आएगा तो इस बार चाय के साथ मिठाई खिला के आपको बताई जाएगी। सिन्हा साहब, अजय जंडियाल हूँ इंडिया न्यूज़ से। टेररिज्म को लेकर एक सवाल है। काफ़ी आतंकी जो है मारे गए हैं। क्या लगता है कितनी कमी इस वक्त आतंकवाद पे आई है? और कश्मीर में खासतौर पे देखा जाए तो जो युवक पहले टेरर रैंक ज्वाइन करते थे, उसमें किस तरह से कंट्रोल करने के लिए कोशिशें की गई हैं और कितनी कामयाबी उसमें मिली है?
देखिए, आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि रिक्रूटमेंट में भी भारी कमी आई है और पिछले 2-2.5 महीनों में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस तरह से अद्भुत पराक्रम के साथ अपना अभियान आगे बढ़ाया है, बड़ी संख्या में फॉरेन टेररिस्ट भी मारे गए। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि एक पूरा इकोसिस्टम है। ये जो नए बच्चे कुछ लोगों के इशारे पर सामान्य आदमी की हत्या कर देते हैं या कहीं ग्रेनेड फेंक देते हैं, मैं समझता हूं उनसे कम अपराधी वो नहीं हैं जो इनके लिए लॉजिस्टिक्स प्रदान करते हैं, जो इनके दिमाग को गुमराह करते हैं। तो जहां आतंकवादियों पर काम हो रहा है, रिक्रूटमेंट कम करने पर कोशिश हो रही है, नौजवानों को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिले, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अवसर मिले, उस पर हम काम कर रहे हैं। वहीं इस पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त करने पर भी हम काम कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि अब जम्मू कश्मीर और भारत सरकार का एक पैसा ऐसे कार्यों में लिप्त किसी व्यक्ति को न जाए, इसकी मुकम्मल व्यवस्था हम कर रहे हैं। काफी हद तक सफलता हमें मिली है। अगर कहीं थोड़ी लीकेज है तो उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि सफलता इसमें हमें मिलेगी। और जम्मू कश्मीर के लिए हमारा आदर्श क्या हो सकता है? सभी टेररिस्ट खत्म कर दिए जाएं, ये हमारा आदर्श नहीं। हमारा आदर्श है कि जिस तरह हरियाणा और भुवनेश्वर में लोग सामान्य ढंग से रहते हैं, जिस दिन जम्मू कश्मीर में भी उस तरह से लोग रह सकेंगे। तो लक्ष्य हमारा बड़ा है। मैं समझता हूं कि उस दिशा में हम सब आगे बढ़ रहे हैं और भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी तो स्वयं आकर के भी उन्होंने समीक्षा की और हर महीने इस बात की समीक्षा करते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि उस दिशा में अच्छा काम हो रहा है, लेकिन हमारा लक्ष्य जरा बड़ा है। पहले के मानदंडों के हिसाब से देखेंगे तो ये बड़ा भारी चमत्कारी परिवर्तन आप कह सकते हैं। अब स्टोन पेल्टिंग इतिहास की बात हो गई। आए दिन जो दुकानदार बेचारे जबरदस्ती बंद करा दिया जाता था, अब लोग आते हैं मेरे पास, फोन करते हैं, साहब ऐसे सुंदर दिन तो हमने देखे ही नहीं थे। भय के कारण लोग बंद करते थे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस दिशा में प्रगति अच्छी है, हम लक्ष्य भी प्राप्त करेंगे। गवर्नर साहब, प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ टीवी चैनल से। मेरा सवाल कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री को लेके है। पिछले दिनों एक हुर्रियत का नेता पकड़ा जाता है, जफर भट्ट, एमबीबीएस की सीट्स बेच रहा था युवाओं को और करोड़ों रुपए कमा के अपना खजाना भर रहा था। अब उसका भाई, उसके अगेंस्ट एफआईआर लगता है पाकिस्तान में उसने करोड़ों के करीब पैसे कमाए कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये वही पाकिस्तान है जो इनको शील्ड करता रहा, इन विलन को स्टेक होल्डर बताता रहा और कुछ नेता उनको बताते रहे कि ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, इनको छोड़ दिया जाए, सरकार ऐसे ही बेगुनाहों को पकड़ रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये आंखें खुल जानी चाहिए अब उन लोगों की जो अभी भी इनको कश्मीरीज का वेल विशर समझते थे या सिंपैथाइजर समझते थे? अब जम्मू कश्मीर में भारत और तिरंगे के विरोध के लिए कोई जगह नहीं है। कोई इसका विरोध करेगा तो संविधान की पूरी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, बहुत सारी योजनाएं आप लॉन्च कर रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, काम भी उस पर हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर जो प्रपोजल आए हैं, जो अभी एमपीज के पास गए थे, उसका विरोध भी हर जगह यहाँ पर हो रहा है। कई चीज़ों को लेकर लोगों का इंतजार ये है कि स्टेट में इलेक्शंस कब होंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि डिलिमिटेशन कमीशन का जो पीरियड है वो 2 महीने आगे बढ़ सकता है। तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनको अपनी पॉपुलर गवर्नमेंट जो है वो कब मिलेगी। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? असल में जिसको जानकारी नहीं उसको तो बताया जा सकता है, अगर कोई जानकार ही सवाल करे तो उसको कितना बताया जाएगा। लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मुझे बताना ही पड़ेगा। 2 बात मुझे कहनी है। एक तो देश का इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था की अपनी एक मर्यादा है। उसके फैसले पर राय देना किसी के लिए उचित नहीं है, कम से कम मेरे लिए तो उचित नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं हट करके एक बात करूंगा। कुछ दिन मैंने एसोसिएट मेंबर के नाते 2009 में इलेक्शन कमीशन के साथ काम किया था। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि प्रोसेस बड़ा ट्रांसपेरेंट और साइंटिफिक है। दूसरी बात कि अभी तो एसोसिएट मेंबर्स को उन्होंने ड्राफ्ट दिया है। एसोसिएट मेंबर्स चाहें
तो जो ड्राफ्ट आया है उस पर अपनी राय दे सकते हैं कि इसमें ये गड़बड़ी है। फिर वो पब्लिक डोमेन में आएगा। पब्लिक डोमेन में जब आएगा तो उसके आधार बने हुए हैं, उन आधारों पर सामान्य आदमी भी अगर लगता है कि गलत हुआ है तो आपत्ति दर्ज करा सकता है। मैं आश्वस्त हूं, मेरी पूरी आस्था है चुनाव आयोग में, भारत के संविधान में, कि गलती नहीं होगी। चुनाव की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी आए थे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, अभी फिर पार्लियामेंट में उन्होंने दोहराया, परिसीमन का काम खत्म हो जाए, उसके बाद चुनाव होगा, चुनाव के बाद सरकार बनेगी और फिर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। मैंने इसलिए साफ बोल दिया कि अब अगला प्रश्न कोई इस पर न करे। सर, मैं स्टेट टाइम से हूँ, ख्वाहिश पटियाला। ये तमाम सड़कें इस समय उखड़ी पड़ी हैं, बहुत सारे पॉश एरियाज भी हैं, उनकी भी सड़कें खराब हैं। कल आप फाउंटेन का जो उद्घाटन करने के लिए गए थे, बावे फोर्ट तक जाने के लिए जो सड़क है वो भी खराब है, वो आपको भी दूसरे रास्ते से जाना पड़ा था। ऐसी बहुत सारी सड़कें हैं जो टूरिज्म स्पॉट्स को लिंक करती हैं, जो बहुत खस्ता हालत है जिनकी, उस पर कोई काम अभी तक नहीं हो रहा है। आपकी राय से पूरा इत्तेफाक रखता हूं मैं करूं क्या? मैं लाद के नहीं ले आया था, यहीं मिली हुई थी मुझे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1500-1600 किलोमीटर जो सड़क बनती थी, अब 3300-3400 किलोमीटर हम बना रहे हैं। ब्लैक टॉपिंग जो 3000-3200 किलोमीटर होती थी, पिछले साल 5500 किलोमीटर किया, इस साल 8000 किलोमीटर कर रहे हैं। ये सच है, वो सड़कें खराब हैं। जिस सड़क का आप जिक्र कर रहे हैं कि मेरा रास्ता बदल के गया, वो स्वीकृत है। आज ही मैं जब तवी रिवर फ्रंट पर गया था तो मुझे बताया गया वो जल्द बन जाएगी। अब ये सच है कि सड़क हम पहले की तुलना में दुगना से शहरों के मुकाबले जो गांव का युवा है उसको भी बेहतर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी मिले, उनमें भी बेहद ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन अक्सर हम गांव में जाते हैं, उनकी शिकायत रहती है कि उनके पास वो फैसिलिटी नहीं है जो एक शहरों के युवा को मिलती है। इस ओर सर क्या कोशिश की जा रही है? शर्मा जी बहुत धन्यवाद। कम से कम गांव तो ध्यान में है आपके। ये अगर ऑनेस्टली आप देश के दूसरे राज्यों में जाएंगे, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, जिस तरह का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर में है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश बिहार में मैंने नहीं देखा है। एक आध राज्य होंगे जो मैं ये भी नहीं कहता कि देश में सबसे अच्छा, लेकिन काफी अच्छा है। हर जिले में स्टेडियम, हर जिले में इंडोर स्टेडियम, इंटरनेशनल स्तर के स्टेडियम, तहसील केंद्रों पर भी कई जगह स्टेडियम बने हैं। हमने हर पंचायत में प्ले फील्ड बने। ये बात कई बार डीसीज की बैठक में कही और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 4290 में से 4000 पंचायतों में हमारे पास प्ले फील्ड उपलब्ध हो गई। अभी 8 या 7 फरवरी को मैं श्रीनगर में था, वहाँ के 10 जिलों के डीसी एसपी को बुलाया था बैठक के लिए। तो कई डीसी ने मुझे कहा कि साहब हमने तो थोड़ा आंकड़ा आपका बढ़ा दिया। हमने कहा क्या किया? कहा कि हमारे यहाँ कई पंचायतों में 2-3 प्ले फील्ड हो गए। तो हमारा यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स काउंसिल, ये भी कोशिश कर रहा है और हमने जो लक्ष्य रखा है कि 17 लाख खिलाड़ी इस वर्ष खेलें, स्कूल एजुकेशन और बाकी एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो हमारे कॉलेजेज हैं, ये सब मिलकर के इस दिशा में काम कर रहे हैं। ये सच है कि आदर्श स्थिति यही होगी कि पंकज शर्मा जी जहाँ चाहते हैं वहाँ स्टेडियम जरूर रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो स्थिति भी शनई आने वाले दिनों में हम प्राप्त करेंगे। सर, रजतपुरा काफी सड़कों पर सर काफी दिनों से लगातार वो बर्बरता भी सह रहे हैं एक तरीके की पुलिस की, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो लगातार कल भी आपके हाउस की तरफ वो कूच कर रहे थे। सर, दूसरा सवाल ये कि 31 अब एक सवाल है तो एक ही पूछिए। सर छोटा सा इसी से जुड़ा यही है। अच्छा, कि सर इस जो 2019 से पहले की पोस्टें रद्द की गई हैं, सर अधिकारी जो उस समय थे, उस समय जितने भी लोग जिसकी वजह से ये डिले हुआ, सर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सर धन्यवाद। आपकी भर्ती में रुचि है कि कार्रवाई में? आप नौजवान को नौकरी पाते हुए देखना चाहते हैं कि रिटायर आदमी को जेल भेजना? बताइए, दोनों चाहते हैं? सर कहीं ना कहीं नहीं, वो तो मैं जानता हूं सिस्टम आपका भी अपना भी। तो एक सवाल तो आपका खत्म हो गया। जो लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि ये धरना प्रदर्शन से समाधान नहीं होता है। किसी की भी कोई वाजिब समस्या होगी, हमारे दफ्तर से संपर्क करें,
चीफ सेक्रेटरी के कार्यालय से संपर्क करें, जीएडी से संपर्क करें। हम सबको सुनने के लिए तैयार हैं और जो करने लायक है वो जरूर करना भी चाहते हैं, लेकिन संविधान और कानून के विपरीत जाकर के बहुत कुछ नहीं किया जाता। आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं। उनसे मैं आग्रह करता हूं कि वो जब चाहें, कोई भी किसी से भी मैं कह सकता हूं, उनकी बातचीत समझ सकता है और उनको सही स्थिति से अवगत करा सकता है। माननीय उपराज्यपाल महोदय जी, मैं पंकज खजूरिया, ग्रेटर जम्मू से। आपसे प्रश्न यही है कि जो बॉर्डर बटालियन के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि उनका जो भर्ती की प्रक्रिया थी, फिजिकली और मेडिकली फिट कैंडिडेट हैं और वो रिटर्न एग्जाम का जो है तैयारी कर रहे थे, लेकिन एकदम से सरकार ने वो प्रक्रिया बदल दी, तो उसके लिए वो कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो गया है। आप नहीं ना है उस प्रक्रिया में, नहीं तो छोड़ दीजिए। मैंने उन लोगों को निवेदन कर दिया है कि वो कृपा करके हमें, कोई हमारा सीनियर अधिकारी उनसे बात करेगा। राज्यपाल जी, मैं राजेंद्र टेकवन से हूँ। आपने तो बहुत खूब फरमाया अपने भाषण में डेवलपमेंट के बारे में, मगर पत्रकारों के लिए आपने कुछ नहीं कहा। पत्रकारों के लिए इतना बढ़िया जलपान अब आगे हम कराने वाले हैं आप लोगों को, नहीं तो यहाँ तो मैं जब आया यहाँ तो जहाँ जाता था पकौड़ी लिया, वो चलन मैंने बदल दिया। अब आगे और बढ़िया इंतजाम करेंगे आप लोगों के लिए, और आपसे भी एक दिन चाय पर चर्चा करके कि आपके लिए क्या किया जा सकता है, मैं रोहित कंसल और अपने डायरेक्टर इंफॉर्मेशन को निर्देश दूंगा कि आपकी भी जो वास्तविक चिंताएं हैं उनका समाधान करें। अब चला जाए चाय की ओर। थैंक यू। एक सवाल